हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। बच्चों, जब भी डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड पूछा जाता है, आपको ये कैसे लिखना है वो मैं आज अपने नोट्स में आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है कि थायराइड ग्लैंड इज ए फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड विच डेवलप्स इन द एम्ब्रियो। क्लियर? सो पहला लाइन क्या है कि इट इज ए फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड विच डेवलप इन द एम्ब्रियो। सेकेंड लाइन ये है कि बच्चों इसका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कब होता है बच्चों? 24th डे ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे। और ये जो ग्लैंड है ये फंक्शनिंग कब होती है? ये फंक्शनिंग होती है 12th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे। क्लियर? तो दो चीजें हैं, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 24th डे पे और बच्चों इसका फंक्शनिंग स्टार्ट होता है 12th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे। तो पहले आपने इंट्रोडक्शन में ये दो लाइनें लिखी। तीसरी जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों ये जो ग्लैंड है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो बच्चों ये ओरिजिनेट होती है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड फेरिंजियल पाउचेज। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पे हमने वर्ड यूज लिया है पाउचेज। तो आपको पता है पाउच क्या होते हैं कि जब भी आप फेरिंजियल आर्च पढ़ते हैं इस तरह से, तो बच्चों फेरिंजियल आर्च की दो स्ट्रक्चर्स होती हैं। अंदर की तरफ होती है एंडोडर्म, बाहर की तरफ होती है एक्टोडर्म। तो ये जो एंडोडर्मल लाइनिंग्स हैं, इन एंडोडर्मल लाइनिंग्स के बीच के ये जो डिप्रेशन, ये पाउच कहलाते हैं। यानी थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट अगर हम पूछें कि एक्टोडर्मल है या एंडोडर्मल है या मीजोडर्मल है, तो बच्चों इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, बिकॉज ये जो बनी ग्लैंड उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फर्स्ट एंड सेकंड पाउचेज लाइंड बाय एंडोडर्म। तो आपने सबसे पहले ये 3 पॉइंट इंट्रोडक्शन में लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने कि इट इज ए फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड टू डेवलप इन एम्ब्रियो। सेकंड पॉइंट बोला मैंने कि ये 24th डे पे डेवलप होना चालू होती है और 12th वीक पे ये फंक्शनिंग हो जाती है। और थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला कि ये जो ग्लैंड है ये फर्स्ट एंड सेकंड फेरिंजियल पाउच यानी एंडोडर्मल लाइनिंग से बनती है। अब बच्चों इस ग्लैंड को बनाने के लिए क्या सोर्स हैं? तो बच्चों ग्लैंड को बनाने के लिए पहला सोर्स तो हो गया एंडोडर्म। तो पहला सोर्स तो क्या हो गया? एंडोडर्म। लेकिन इसमें दूसरा सोर्स भी है। अगर आपको याद है तो जब हम पढ़ते हैं फेरिंजियल पाउचेस, तो बच्चों 4th और 5th फेरिंजियल पाउच दोनों ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं? अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी। क्या बनाते हैं? अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी। और ये जो अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी होती है बच्चों, इस अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी में बाद में इन्वेजिनेशन होता है किसका? न्यूरल क्रेस्ट सेल। किसका? न्यूरल क्रेस्ट सेल का। तो आपको यहां पे ये लिखना है कि इसके दो सोर्स हैं, पहला एंडोडर्म ऑफ प्रिमिटिव गट और दूसरा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स विच आर इन्वेजिनेटिंग इनटू द अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी। क्लियर? अब उसके बाद हमें देखनी है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो बच्चों स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्लैंड बनना शुरू कैसे होगी? तो ग्लैंड बनने के लिए क्या होता है कि आप देखते हैं कि जब हम फर्स्ट फेरिंजियल पाउच की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास दो स्वेलिंग्स पहले बनती हैं बच्चों। ये क्या कहलाती हैं? लिंगुअल स्वेलिंग। इन दोनों स्वेलिंग्स के बीच में यहां पे बनता है एक और स्वेलिंग जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्यूलम इम्पार। इस ट्यूबरक्यूलम इम्पार और लिंगुअल स्वेलिंग का एरिया कौन सा है बच्चों? फर्स्ट पाउच का। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पाउच है उसमें एक और स्वेलिंग बनती है बच्चों, इसको बोला गया कुपुला। क्लियर? और ये कुपुला और ट्यूबरकुलम इम्पार के बीच में यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया में बच्चों आप देखते हैं एक फोरामेन जिसका नाम है फोरामेन सीकम। क्लियर? तो ये जो फोरामेन सीकम है, इस फोरामेन सीकम वाले एरिया में सबसे पहले क्या होता है? एंडोडर्मल सेल्स प्रोलिफरेट हो जाती हैं और प्रोलिफरेट होके एक एरिया बनाती हैं जिसको थायराइड प्राइमोर्डियम कहते हैं। इस थायराइड प्राइमोर्डियम वाले एरिया से अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ एक डिप्रेशन जनरेट होता है और ये डिप्रेशन धीरे धीरे डिप होता जाता है, लंबा होता जाता है और ये डिप्रेशन अब क्या बना देता है? एक डक्ट जिसको बोला गया थायरोग्लॉसल डक्ट। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है आपको कि 24th डे पे सबसे पहले क्या होगा? एंडोडर्मल प्रोलिफरेशन। और ये प्रोलिफरेशन कहां होगा? ये होगा फर्स्ट एंड सेकंड पाउच के बीच में यानी ट्यूबरकुलम इम्पार और क्यूपुला के बीच में। उसके बाद फिर आपको लिखना है कि इस प्राइमोर्डियल थायराइड वाले एरिया से क्या जनरेट हुई? एक डक्ट, उसको नाम दिया थायरोग्लॉसल डक्ट। और इस थायरोग्लॉसल डक्ट का जो इस प्रिमिटिव फेरिंग्स में जो पॉइंट है
बच्चों ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से डक्ट नीचे गई, ये पॉइंट का नाम क्या है बच्चों? फोरामन सीकम। इस पॉइंट का नाम क्या लिखोगे आप? फोरामन सीकम। तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद सोर्स लिखा। सोर्स में जब स्टेजेस लिखनी शुरू की तो सबसे पहले आपने देखा कि एंडोडर्मल थिकनिंग बनेगी। कहाँ बनेगी? ट्यूबरकुलम इम्पार के बिल्कुल पीछे मिड लाइन में। फिर इस थिकनिंग से नीचे की तरफ एक डायवर्टिकुलम जनरेट होगा। ये डायवर्टिकुलम डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको थायरोग्लॉसल डक्ट बोलेंगे। और इस डक्ट का प्रिमिटिव फेरिंग्स में यानी डेवलपिंग टंग में जो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है उसको फोरामेन सीकम बोलेंगे। अब आगे क्या होगा बच्चों कि ये जो थायरोग्लॉसल डक्ट है ये जब नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, किसके अंदर? इनटू द नेक, तो ये मिड लाइन में चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? थायरोग्लॉसल डक्ट मिड लाइन में चलती है। और जब ये नीचे जाएगी तो ये एंटीरियरली किस किस स्ट्रक्चर को क्रॉस करेगी? ये एंटीरियरली क्रॉस करेगी फेरिंजियल पार्ट ऑफ गट को, ये एंटीरियरली क्रॉस करेगी डेवलपिंग हायोइड बोन को, और ये एंटीरियरली क्रॉस करेगी लैरिंजियल कार्टिलेज को। यानी जब आप यहां से डक्ट को नीचे लेके जाएंगे तो जो फेरिंग्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट बनने वाला है उसके आगे से होती हुई, हायोइड बोन के आगे से होती हुई बच्चों लैरिंजियल कार्टिलेज के आगे से होती हुई नीचे आ जाती है डक्ट। और जब ये अपने नीचे डेफिनेटिव स्टेज पे पहुंचेगी तो वहां पे इसका जो टिप है, किसका? डक्ट का, वो बाइफर्केट हो जाएगा। और ये जो टिप है, जब ये टिप नीचे बाइफर्केट होगा तो बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो ट्यूब है ये बीच में हॉलो है। और इसकी लाइनिंग कौन बना रहा है? इसकी लाइनिंग बना रहा है बच्चों एंडोडर्म। क्यों? क्योंकि ये पाउच की वजह से बनी है। ठीक है, अब ये जो टिप है ये जब बाइफर्केट हुई तो ये एंडोडर्मल सेल्स प्रोलिफरेट हो जाएंगी। और एंडोडर्मल सेल्स जब प्रोलिफरेट होंगी तो थायराइड ग्लैंड का जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि जो ग्लैंड है, जो आपकी थायरोग्लॉसल डक्ट है, नीचे की तरफ ग्रो कर गई। और जब ये ग्रो कर गई तो ये एंटीरियरली लाइज हुई इन स्ट्रक्चर्स के बाद। और फिर ये टिप जो है वो राइट और लेफ्ट पार्ट में बाइफर्केट हो गई। बाइफर्केट होने के बाद जब ग्लैंड बनी तो दोनों जो लोब्स हैं वो आपस में किससे कनेक्ट रह गए? इस्थमस से कनेक्ट रह गए। क्लियर? उसके बाद आपने लिखना है कि बाय द एंड ऑफ 7th वीक जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने डेफिनेटिव डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। यानी उसका जो डेफिनेटिव शेप है वो हमें मिल जाता है और डेफिनेटिव फाइनल पोजीशन मिल जाती है। और इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ होती है बच्चों? 2nd and 5th ट्रेकियल रिंग्स के पास। ठीक है, तो यहां तक आपका प्रोसेस शुरू हो गया। तो प्रोसेस में आपने क्या क्या लिखा? आपने प्रोसेस में लिखा पहले एंडोडर्मल प्रोलिफरेशन होने से थायराइड प्राइमोर्डियल एरिया बनता है, वहां से फिर डायवर्टिकुलम जनरेट होता है। डायवर्टिकुलम जो होता है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है, वो थायरोग्लॉसल डक्ट बनाता है। उस डायवर्टिकुलम की जो ओपनिंग है वो फोरामेन सीकम कहलाती है। उसके बाद वो जो डक्ट है वो नीचे की तरफ गर्दन में मिड लाइन में डाउनवर्ड्स ग्रो करती है और इट लाइज एंटीरियर टू द फेरिंजियल पार्ट ऑफ द गट, एंटीरियर टू द हायोइड बोन, एंटीरियर टू द लैरिंजियल कार्टिलेजेस। उसके बाद उसका टिप बाइफर्केट हो जाता है, वहां पे प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होता है जिससे राइट लेफ्ट लोब और इस्थमस बनने लगते हैं। और अल्टीमेटली फाइनली इन द 7th वीक वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। तो बच्चों अब ये जो थायरोग्लॉसल डक्ट बनी इसका भविष्य क्या है? व्हाट इज द फेट? तो बच्चों इसका फ्यूचर ये है कि ये डीजनरेट हो जाती है। यानी ये जो डक्ट का ऊपर वाला पार्ट है ये सारा पार्ट डिसअपियर हो जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो ये डिस्टल एंड है, जो इसका लोअर मोस्ट पार्ट है, ये आप देखते हैं कि जनरली थायराइड ग्लैंड कैसी होती है? ऐसे एच शेप ग्लैंड होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इस्थमस पे एक और एक्स्ट्रा पार्ट नजर आता है जिसको पिरामिडल लोब कहा जाता है। तो in 50% of the people the distal portion of the duct persists as a pyramidal lobe which remain connected with the isthmus of thyroid gland. क्लियर? तो अगर पिरामिडल लोब है तो बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है पिरामिडल लोब किससे बना? तो डिस्टल एंड ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट परसिस्ट एज ए पिरामिडल लोब इन 50% ऑफ पीपल। उसके बाद की जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो हिस्टोलॉजिकल एरिया है यानी उसकी जो सेल्स हैं वो कैसे डेवलप हुई। तो बच्चों देखो थायराइड ग्लैंड में जब आप देखते हैं तो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, ये जो फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर भरा होता है कॉलॉइड मटेरियल जो कि आपके हार्मोन बनाता है। हार्मोन यहाँ से निकल के आते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो बच्चों ये जो थायराइड फॉलिकल की लाइनिंग है ये क्या है? ये है एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं उनकी लाइनिंग किससे बनी? एंडोडर्मल इन ओरिजिन।
लेकिन थायराइड ग्लैंड के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल मिली जिनको बोला जाता है पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। ये जो सी सेल्स हैं बच्चों, ये आती हैं अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी से। और बच्चों यहाँ पे ही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या सवाल है कि ये जो अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी है ये कहाँ से बनती है बच्चों? ये भी एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, क्योंकि जब आप पाउचेस का डेरिवेटिव्स देखते हैं तो जो हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ पाउचेस हैं, इन फोर्थ और फिफ्थ पाउचेस की एंडोडर्म मिलके क्या बनाती है? अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी। और ये अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी जो एंडोडर्म का मास है, इसके अंदर बच्चों बाद में इन्वेजिनेशन होता है किसका? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का। और ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बाद में क्या बनाती हैं? पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारा कैल्शियम होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। तो बच्चों यहाँ पे सवाल ये आया कि जो सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं वो डेवलप कहाँ से होती हैं? तो बच्चों उनका सोर्स है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कौन सी हैं? ये वो वाली न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं जो कि अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी में इन्वेजिनेट हुई हैं। और अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी क्या था? इट इज ए एंडोडर्मल पार्ट विच डेवलप्स फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ फेरिंजियल पाउचेस। क्लियर? अब उसके बाद लास्टली आपको लिखनी है एनोमलीज। अब देखो एनोमलीज के अंदर दो चीजें हैं, एक है एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड और एक है एक्टोपिक थायराइड टिश्यू। दोनों में फर्क क्या है बच्चों कि देखो एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड ये वो एरिया है, ये वो टिश्यू है, ये वो ग्लैंड पोर्शन है एक्चुअली जो कि नॉर्मल रूटीन जो आपका थायरोग्लॉसल डक्ट का कोर्स है उसमें कहीं बनता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो कि यहाँ पे जो आपका फोरामेन होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन सीकम, वहां से जब ये थायरोग्लॉसल डक्ट नीचे जा रही है तो ये इसका अपना रूटीन पाथवे है। इस रूटीन पाथवे में अगर कहीं भी आपका थायराइड ग्लैंड डेवलप हो गया तो वो क्या कहलाया? एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड। यानी ग्लैंड का जो पोर्शन है वो किससे डेवलप हो रहा है बच्चों? यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, थायरोग्लॉसल डक्ट। तो अगर थायरोग्लॉसल डक्ट के पाथवे में अगर थायराइड ग्लैंड डेवलप हुई तो वो एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड कहलाएगी। लेकिन एक चीज होती है एक्टोपिक थायराइड टिश्यू। टिश्यू का जो मतलब है यहाँ पे वो एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो बॉडी में कहीं भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि लैरिंग्स में डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि पेरिकार्डियम में डेवलप हो सकते हैं, जैसे ओवरी में डेवलप हो सकते हैं। लेकिन बच्चों ये वाला जो टिश्यू है ये थायरोग्लॉसल डक्ट का कोई इससे लेना देना नहीं है। मेरी जो लाइन है वो क्या है कि अगर थायरोग्लॉसल डक्ट के पाथवे में ग्लैंड बन रही है तो फिर हम उसको बोलेंगे एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड। और एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड कहां कहां हो सकती है? देखो टंग की म्यूकोजा में जहां फोरामेन सीकम से डायवर्टिकुलम बना वहीं पे अगर ग्लैंड बनी रह जाए। दूसरा टंग के अंदर, तीसरा हायोइड बोन के ऊपर सुप्रा हायोइड, चौथा हायोइड बोन के नीचे इंफ्रा हायोइड, और लास्टली इंट्राथोरेसिक यानी डक्ट अगर बहुत लंबी हो जाए तो वो कई बार सुपीरियर मीडियास्टिनम में भी चली जाती है। तो ये जो पार्ट्स पढ़ रहे हो आप, ये बच्चों क्या कहलाते हैं? ये हैं थायरोग्लॉसल डक्ट के पाथवे में अगर ग्लैंड बनती है। तो इन सारे एरियाज में सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड कौन सी होती है? तो आंसर इज लिंगुअल थायराइड। यानी लिंगुअल यानी टंग के अंदर जहां फोरामेन सीकम डेवलप होता है उसके पास थायराइड ग्लैंड मोस्ट कॉमन साइट है, या जो कहें मोस्ट कॉमन एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड है। तो एक्टोपिक थायराइड टिश्यू अलग चीज होती है, एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड अलग चीज होती है। तो एक्टोपिक थायराइड टिश्यू कहां कहां मिल सकता है हमें? लैरिंग्स में, ट्रेकिया में, इसोफेगस में, पेरिकार्डियल एरिया और ओवरीज में। उसके बाद लास्ट अप्लाइड आती है बच्चों थायरोग्लॉसल डक्ट की जो सिस्ट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, या फिस्टुला। अब ये जो थायरोग्लॉसल डक्ट की जो सिस्ट है ये भी किस में बनेगी? ये उसी पाथवे में बनेगी जिसमें आपकी थायरोग्लॉसल डक्ट फोरामेन सीकम से नीचे जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि थायरोग्लॉसल डक्ट का नॉर्मल फ्यूचर क्या है कि वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो सपोज ये यहां से आपकी डक्ट नीचे गई और यहां पे इसने ये ग्लैंड वाला पार्ट बना दिया। अब होगा क्या कि ये तो ग्लैंड वाला पोर्शन बन जाएगा और ये वाला पार्ट डिसअपियर हो जाएगा।
लेकिन इस पार्ट का अगर कोई भी रेमिनेंट परसिस्ट कर गया तो बच्चों मिड लाइन में आपको गर्दन में क्या मिल सकती है, थायरोग्लॉसल सिस्ट। अब ये जो थायरोग्लॉसल सिस्ट होती है ये एक तो पेनलेस होती है, इसमें पेन नहीं होता। दूसरा ये मूवेबल विद डिग्लूटिशन, जब आप सॉलोइंग करते हो तो ये मूव करती है और ये मिड लाइन स्ट्रक्चर होती है। तो थायरोग्लॉसल सिस्ट क्या होती है, इट इज ए रेमिनेंट ऑफ द डक्ट। डक्ट मतलब थायरोग्लॉसल डक्ट का कोई पार्ट अगर बचा रह गया एनीवेयर इन द मिड लाइन इन द कोर्स ऑफ द डक्ट। ये जो सिस्ट होती है बच्चों, ये सिस्ट कहाँ मिलेगी आपको, एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक इन मिड लाइन। और ये जो सिस्ट है ये पेनलेस होती है, प्रोग्रेसिवली एनलार्ज होती है और ये मूवेबल होती है। अगर इस सिस्ट में इन्फेक्शन हो गया तो ये सरफेस पे खुल जाएगी, अगर सरफेस पे खुल गई तो इसको फिर फिस्चुला बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बच्चों आप देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड का डायग्राम है। यहाँ पे थायराइड जो है टंग में डेवलप होगी तो लिंगुअल, टंग के अंदर डेवलप होगी तो इंट्रालिंगुअल, और अगर नीचे बाहर निकला है तो ये सुप्राहायोइड, ये इंफ्राहायोइड। तो बच्चों ये जो कोर्स है, व्हाट इज दिस कोर्स, दिस इज द कोर्स ऑफ योर थायरोग्लॉसल डक्ट। और इसी कोर्स में यहां मिड लाइन में नीचे अगर आपका थायरोग्लॉसल डक्ट का पार्ट परसिस्ट रह गया तो वो क्या बना देगा, थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। क्लियर? सो बच्चों इतना है जो आपको लिखना है। तो लिखने के लिए वापस से मैं एक बार रिवाइज कर दूं कि आपको स्टार्ट कहां से करना है बच्चों, स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से, उसके बाद लिखना है सोर्स, उसके बाद लिखना है स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, जिसमें पहला हो गया थायराइड प्राइमोर्डियम का बनना, उसके बाद हो गया थायरोग्लॉसल डक्ट का बनना, उसके बाद हो गया डिसेंडिंग ऑफ द थायरोग्लॉसल डक्ट, और जब थायरोग्लॉसल डक्ट इलोंगेट होकर डिसेंड हुई तो उसके टिप से बन गए आपके दो लोब एंड स्टमस। उसके बाद जो थायरोग्लॉसल डक्ट है वो डिसअपियर हो जाती है, अगर वो परसिस्ट करती है तो वो पिरामिडल लोब बना देती है इन 50% केसेस। उसके बाद जो हम बात करेंगे सेल्स की, तो दो तरीके की सेल हो गई, थायराइड फॉलिकल की सेल एंडोडर्मल ओरिजिन होती हैं, सी सेल्स या पैराफॉरिकुलर सेल्स न्यूरल क्रेस्ट सेल से आती हैं जो कि आपके अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी के अंदर इन्वेजिनेट कर चुकी हैं। उसके बाद आपको एनोमलीज लिखनी है जिसमें आ गया एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड, जिसमें लिंगुअल वैरायटी सबसे कॉमन है। उसके बाद आ गया एक्टोपिक थायराइड टिश्यू, और ये एक्टोपिक थायराइड टिश्यू कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हो सकता है बच्चों लैरिंग्स, ट्रेकिया, इसोफेगस, पेरिकार्डियम और ओवरीज में। और लास्टली आपको लिखना है थायरोग्लॉसल डक्ट की सिस्ट। ये सिस्ट कहाँ मिलेगी, इट इज प्रेजेंट इन द मिड लाइन इन द नेक इन फ्रंट ऑफ द योर लैरिंग्स और इन फ्रंट ऑफ योर हायोइड बोन। क्लियर? सो इतना सब है जो आपको एग्जाम में इस डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड के अंदर लिखना होता है। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू।